वेलकम फ्रेंड्स। हम जैसे कि PT 365 पढ़ रहे थे, विज़न आईएएस के इंटरनेशनल रिलेशन के हमारे बहुत सारे टॉपिक हो चुके थे। आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड शेखटकर कमेटी रिकमेंडेशन। हम पढ़ेंगे यहाँ से लेकर आज इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, मिलिटराइजेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर, draft defense production and export promotion policy 2020, intelligence reforms, national intelligence grid NatGrid और lone wolf attack और इंडियन आर्मी proposes tour of duty। सो हम स्टार्ट करते हैं। हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और शेखटकर कमेटी के रिकमेंडेशन से। सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने है एक्सेप्ट कर लिया है और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो 3 इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो कि शेखटकर कमेटी ने दी थी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। इस रिकमेंडेशन को देखा जाए तो ये है कि हम स्पीड अप करें अपने रोड कंस्ट्रक्शन को और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके ताकि बॉर्डर एरियाज़ में हम आउटसोर्स कर सकें रोड कंस्ट्रक्शन वर्क को ऑप्टिमल कैपेसिटी के बियॉन्ड ऑफ BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कॉन्ट्रैक्ट मोड भी मैंडेटरी कर दिया है ताकि वर्क हो सके। जो 100 करोड़ से ऊपर का काम है वो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार हो सके। EPC मॉडल में प्राइवेट प्लेयर को पेड करा जाए ताकि वह रोड बना सकें और उन प्राइवेट प्लेयर का कोई रोल नहीं होएगा रोड ऑनरशिप में, टोल कलेक्शन में और मेंटेनेंस में। ये सारे काम गवर्नमेंट के द्वारा ही देखे जाएंगे। मॉडर्न कंस्ट्रक्शन प्लान को इंट्रोड्यूस करना, इक्विपमेंट मशीनरी को इंट्रोड्यूस करना ताकि इन्हेंस्ड प्रोक्यूरमेंट पावर को 7.5 करोड़ से 100 करोड़ तक बढ़ाया जा सके। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को डोमेस्टिक और फॉरेन प्रोक्योरमेंट से। BRO ने रिसेंटली इंडक्ट किए हैं एडवांस इक्विपमेंट जैसे कि हॉट मिक्स प्लांट, रिमोट ऑपरेटेड हाइड्रोलिक रॉक ड्रिल्स और न्यू टेक्नोलॉजी को भी जैसे कि जियो टेक्सटाइल एक्सेट्रा। जो फील्ड ऑफिसर हैं उन्होंने उनको एनहेंस्ड फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे दी है ताकि फास्टर फाइनेंशियल क्लोजर हो सके वर्क का। और लैंड एक्विजिशन और जितनी भी स्टैट्यूटरी क्लियरेंस है जैसे कि फॉरेस्ट को लेके इन्वायरमेंट क्लियरेंस को ये अप्रूवल का पार्ट बना दिए हैं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। और वर्क्स को अवॉर्ड करा जाएगा जब 90% जो स्टैट्यूटरी क्लियरेंस होती है वो हो जाएगी। मतलब लीगल जो क्लियरेंस होती है जैसे कि इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट से रिलेटेड, जब ये 90% स्टैट्यूटरी क्लियरेंस हो जाएगी तभी वर्क को स्टार्ट करा जाएगा इस एरियाज़ में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखें तो BRO की स्थापना 1960 में हुई थी। ये लीडिंग रोड कंस्ट्रक्शन का काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। उनका जो प्राइमरी रोल होता है वो रोड कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करना होता है बॉर्डर एरियाज़ में। ये रोड कंस्ट्रक्ट करती है, मेंटेन करती है वर्क को नॉर्दर्न और वेस्टर्न फ्रंटियर्स में। और उन्होंने बहुत सारे रोड को कंस्ट्रक्ट करा है फ्रेंडली कंट्रीज़ में भी लाइक भूटान, म्यांमार एंड अफ़गानिस्तान एक्सेट्रा। हम देख लेते हैं जो शेखटकर कमेटी है उनकी रिकमेंडेशन को देख लेते हैं। ये जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई थी ताकि हम रिकमेंड कर सकें वर्क को और हम अपनी कॉम्पैक्ट कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकें और रीबैलेंस कर सकें जो हमारे एक्सपेंडिचर है आर्म फोर्सेस से रिलेटेड। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करा था 2016 में और इसकी रिकमेंडेशन कुछ इस प्रकार से है। इन्होंने कहा था कि जो डिफेंस बजट है वो रेंज में होना चाहिए अप टू 2.5% से लेकर 3% की GDP में। और फ्यूचर थ्रेट को मद्देनज़र रखते हुए हमें ये अपना बजट रखना चाहिए। और ये जो बजट था वो 2% से कम था 2019 में। इन्होंने ये भी कहा है कि हमें अपने जो रीस्ट्रक्चर करने चाहिए, जो रिपेयर इक्लोन्स है आर्मी के जैसे कि बेस वर्कशॉप, एडवांस बेस वर्कशॉप और जो स्टैटिक और स्टेशन वर्कशॉप है फील्ड आर्मी में। और इन्होंने कहा है जो मिलिट्री फार्म्स है उसको क्लोज़ कर देना चाहिए, जो आर्मर पोस्टल एस्टेब्लिशमेंट है उसको भी क्लोज़ कर देना चाहिए जहाँ पे पीस लोकेशन है। इन्होंने ये भी कहा है हमें अपने रिस्ट्रक्चर करना चाहिए सिविलियन वर्क फोर्स को और जो वर्क मिलिट्री इंजीनियर फोर्सेस के द्वारा है उसको पार्टली डन करना चाहिए जो डिपार्टमेंट एम्प्लॉयड स्टाफ है और जो पार्टली वर्क है उसको आउटसोर्स के थ्रू करना चाहिए। और उन्होंने ये प्रपोज़ल भी रखा है कि
ये 9304 जो पोस्ट है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में, उसको एबॉलिश कर दिया जाए। नेक्स्ट हम कुछ रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले जो है स्मार्ट फेंस, आपने सुना ही होगा। ये स्मार्ट बॉर्डर फेंसिंग प्रोजेक्ट है जो कि बिल्ड करा जा रहा है कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के प्रोग्राम के अंडर। ये इंडो पाकिस्तान और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर जो है इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा, वहाँ के लिए प्रोजेक्ट है। स्मार्ट फेंसिंग जो प्रोजेक्ट है वो बॉर्डर पे हो रहा है। ये टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन है ताकि हम सिक्योरिटी इश्यूज़ को एड्रेस कर सकें बॉर्डर स्टेट में। ये हाईटेक सर्विलेंस सिस्टम होगा जो कि एक इनविजिबल इलेक्ट्रॉनिक बैरियर को क्रिएट कर देगा लैंड, वाटर, एयर और अंडरग्राउंड में, ताकि ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को हेल्प कर सके, अगर कोई भी हेल्प कर सके डिटेक्ट करने के लिए, और कोई भी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है डिफ़िकल्ट ट्रेन में जहाँ पे हमारा जाना मुश्किल होता है। फिर हम कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। रोबस्ट है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है जो कि कैपेबल है, जो भी एड्रेस कर सकें जो गैप जो भी प्रेजेंट है हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी में, और इंटीग्रेट कर सके ह्यूमन रिसोर्सेज को, वेपन्स को और हाईटेक सर्विलेंस इक्विपमेंट को। ये जो सिस्टम है ये इम्प्रूव करेगा हमारी कैपेबिलिटीज़ को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की, ताकि वह डिटेक्ट कर सके, कंट्रोल कर सके जो क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स होते हैं, जैसे कि इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, स्मगलिंग हो जाते हैं जो कि बैन है, कॉन्ट्राबैंड गुड्स, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंट्रोल करा जा सके। ये इम्प्रूव कर सकता है हमारी सिचुएशन अवेयरनेस को, ताकि हम प्रॉम्प्ट डिसीज़न ले सकें, क्विक डिसीज़न ले सकें जो भी सिचुएशन हमारे सामने आती है। ये रेंज ऑफ स्टार्ट ऑफ सर्विलियंस टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय करेगा, जैसे कि थर्मल इमेजर, इंफ्रारेड एंड लेज़र बेस्ड इंट्रूडर अलार्म्स है। ये एरोस्टेट होगा एरियल सर्विलियंस के तहत, और अनअटेंडेड जो ग्राउंड सेंसर होते हैं जो कि डिटेक्ट करा जा सकता है जब भी कोई इंट्रूजन हो रहा है। रेडार और सोनर सिस्टम को यूज़ करेंगे ताकि हम अपने रिवराइन जो बॉर्डर है उसको सिक्योर रख सकें। फाइबर ऑप्टिक सेंसर भी होंगे इसमें। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होगा जो कि रिसीव करेगा जो डाटा सर्विलेंस डिवाइसेस से रियल टाइम बेसिस पे। 2 पायलट प्रोजेक्ट भी इसके अंदर कंप्लीट करे जा चुके हैं जो कि 71 किलोमीटर की बॉर्डर के लिए थे। ये इंडो पाकिस्तान बॉर्डर में थे जो कि 10 किलोमीटर के लिए था, और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर में था जो कि 61 किलोमीटर का था। ये CIBMs के अंदर कंप्लीट करे जा चुके हैं। एक BSF ने 2018 में एक प्रोजेक्ट को भी अंडरटेक करा था जो कि इसको बोलते हैं बोल्ड QIT, बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिक डोमिनेटेड QIRT इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजी, जो कि इक्विप करेगा इंडो बांग्लादेश बॉर्डर को डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसर से एम्प्लॉय करके। ये अनफेंस्ड रिवराइन एरिया और ब्रह्मपुत्रा में हुआ था और उसकी ट्रिब्यूटरी के पास हुआ था। जो टॉपिक है वो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के बारे में है। इंडियन आर्मी ने रिसेंटली ये पोस्टपोन कर दिया था जो कि न्यू इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को वो क्रिएट कर रहे थे बिकॉज कोविड-19 के वजह से। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के बारे में देखा जाए तो ये एक ब्रिगेड साइज्ड एजाइल सेल्फ सफिशिएंट कॉम्बैट फॉर्मेशन है जो कि जल्दी से जल्दी लॉन्च स्ट्राइक के लिए है, ताकि हम स्ट्राइक को लॉन्च कर सकें जहाँ पे भी एडवर्सरी हो रही है, हॉस्टिलिटीज़ हो रही है वहाँ। ये मोबिलाइज़ करेंगे विद इन 12 to 48 आवर्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। और इनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है जैसे कि आर्टिलरी, आर्मर्ड और कॉम्बैट इंजीनियरिंग और सिग्नल यूनिट। ये इंटीग्रेटेड यूनिट है बॉर्डर के लिए। और करंटली अभी जो हॉस्टिलिटीज़ होती है तो वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट को डिप्लॉय करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेती है मोबिलाइज़ करने के लिए। जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं वो ऑफेंसिव रोल भी अपना अदा करेंगे और डिफेंसिव रोल भी अदा करेंगी, और ये T3T के बेसिस पे वर्क करेंगी। थ्रेट, टेरेन एंड टास्क, जो कि रिसोर्स जो एलोकेट करे जाएंगे वो इन T's के बेसिस पे होगा। ये लाइट होने चाहिए जो भी ये, ताकि वो जल्दी से जल्दी मोबिलाइज़ करे जा सकें। और जो
जो कंपोजिशन होंगी जितनी भी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की है वो टेरेन के अनुसार होंगी, और इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं वह ऑपरेट करेगा अप नीड्स के अनुसार। वन ऑपरेशन इन द माउंटेन, जैसे कि डिज़र्ट में जो उनके ऑपरेशन होंगे वो अलग होंगे एज़ कम्पेयर टू माउंटेन। जितने भी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं वे हेड करे जाएंगे मेजर जनरल के द्वारा, और इसमें 5000 ट्रुप्स तक होंगे। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स इफ़ेक्चुअली इम्प्लीमेंट करेगा जो कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन है उसको। कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन होती है इंडियन आर्म फोर्सेस की, जो कि स्विफ्ट डिप्लॉयमेंट करती है ट्रूप्स की ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर। अगर कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, कोई वॉर अराइज हो जाता है, इंट्रूजन होती है, तब ये डॉक्ट्राइन एम्स करती हैं ताकि इंडियन फोर्सेस कंडक्ट कर सकें अटैक्स और प्रिवेंट कर सकें अगर कोई भी न्यूक्लियर रिटेलिएशन होती है पाकिस्तान से। हम देख लेते हैं मिलिटराइजेशन ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जो लद्दाख का स्टैंड हुआ है चाइना ने जो लद्दाख के साथ जो स्टैंड अप हुआ है, उन्होंने ये कैटलाइज कर दिया है इंडिया के एफर्ट्स को कि वह स्ट्रेंथन करें जो मिलिट्री प्रेजेंस है हमारी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। जो गवर्नमेंट का प्लान है कि वह अपना बेस एडिशनल बेस बनाए मिलिट्री फोर्सेस की, और फैसिलिटीज़ जैसे कि एडिशनल वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट, मिसाइल बैटरीज और इन्फेंट्री सोल्जर्स को लोकेट करे जो स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं अंडमान आइलैंड में। एक रनअवे भी इस्टेब्लिश है नेवल एयर स्टेशन, जैसे कि INS कोहासा शिवपुर में, INS बाज है कैम्बल बे में। इसको भी एक्सटेंड करा जा रहा है ताकि वह अपना सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें लार्ज एयरक्राफ्ट्स को। जो इंडियन स्ट्रेटेजिक कमांडर्स ने ये रिकमेंड करा है कि वह परमिट करे जो फ्रेंड रिलेशन है फॉरेन नेवीज़ के साथ, और वह ANIs के मिलिट्री बेसिस को भी यूज़ कर सकें जो भी आप फॉरेन नेशंस जो प्रेजेंट है इंडियन ओशन रीजन में। क्यों ज़रूरत आ पड़ी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को मिलिटराइज करने के लिए? बिकॉज चाइनीज़ का प्रेजेंस है, चाइना की जो प्रेजेंस है वह बढ़ चुके हैं इंडियन ओशन रीजन में। जैसे कि उन्होंने डिप्लॉय करी है अपनी सबमरीन कोलंबो हार्बर जो कि श्रीलंका में है, और उन्होंने नेवल बेसिस को इस्टेब्लिश किया है गवाधार में, जिबूती में, और ये स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। ये लोकेशन इंडिया को हेल्प करती है ताकि वे अपने स्टेक बना सके इंडियन ओशन रीजन में, उसको और भी बढ़ा सकें और उसको डिफेंड भी कर सकें। ये इंडिया के प्रपोज को इस्टेब्लिश कर रही हैं ताकि अंडमान एंड निकोबार ट्राई सर्विसेज कमांड भी बने इंडियन ओशन रीजन में। ये जगह इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये आइलैंड डोमिनेट करते हैं बे ऑफ बंगाल, और ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सी लाइन भी प्रेजेंट है कम्युनिकेशन की। 30% से जो ज़्यादा ट्रेड होता है दुनिया का वह इसी नैरो रीजन से पास होता है। ये 30% जो इंडिया की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसको भी कंप्राइज करता है। ये एक बफर जोन के रूप में भी काम करता है बिटवीन इंडिया और जो भी छोटी छोटी स्मॉल आइलैंड्स कंट्री प्रेजेंट है इंडियन ओशन रीजन में उनके साथ। हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है उसको देख लेते हैं। ये ग्रुप है फिर 572 आइलैंड का, इसमें 38 जो आइलैंड है वो इनहेबिटेड है, और ये आइलैंड एक्सटेंड करता है 6 डिग्री से लेकर 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में और 92 डिग्री टू 94 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड में। यहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है वो सेटल पीक है जिसकी हाइट है 732 मीटर। ये नॉर्थ अंडमान आइलैंड में है। यहाँ पे एक एक्टिव वॉल्केनो भी प्रेजेंट है जिसका नाम है बैरन आइलैंड। ये लोकेटेड है अंडमान एंड निकोबार में, और ये लास्टली इरप्ट किया गया था 2017 में। यहाँ पे मड वोल्केनो भी प्रेजेंट है, और मड वोल्केनो सिचुएट है बारातंग आइलैंड में, और ये इरप्ट होता रहता है, और इसको अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर भी बोलते हैं ईस्ट के लिए। नेक्स्ट है अंडमान एंड निकोबार कमान। ये फर्स्ट और ओनली ट्राई सर्विसेज थिएटर है इंडियन आर्म फोर्सेस की जो कि पेट्रोल करती है इंडिया के इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस जो रीज़न है उसके लिए, और ये सप्रेस करती है गन रनिंग को, नारकोटिक्स स्मगलिंग को, पायरेसी को, पॉचिंग को, मैरिटाइम सर्विलेंस को कंडक्ट करती है, और ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट और डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशन के दौरान भी इंडिया की मदद करती है।
तो हम कुछ लोकेशंस देख लेते हैं। ये है नॉर्दर्न आइलैंड, नॉर्दर्न अंडमान आइलैंड। यहाँ कोको चैनल है, यहाँ पे कोको आइलैंड है। ये सेपरेट करते हैं कोको चैनल, कोको आइलैंड जो म्यांमार की है, और नॉर्दर्न अंडमान की जो आइलैंड है कोको चैनल, उसको सेपरेट करती है। यहाँ पे दिगलीपुर बे है एक, यहाँ पे INS कोहासा की लोकेशन है जो कि एक नेवल एयर स्टेशन है। इसको मिडल अंडमान का रीजन बोलते हैं। ये साउथ अंडमान का रीजन है। यहाँ के पोर्ट ब्लेयर हार्बर भी है, यहाँ पे नेवल एयर स्टेशन भी है, यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। और आपको पता ही होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की जो कैपिटल है वो भी पोर्ट ब्लेयर ही है। ये साउथ अंडमान में सिचुएटेड है। और यहाँ पे डंकन पैसेज भी है जो कि मिडल अंडमान को लिटिल अंडमान से सेपरेट करता है। देन यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है। ये 10 डिग्री चैनल है, ये सेपरेट करता है लिटिल अंडमान को निकोबार आइलैंड से। और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल सिचुएटेड है एंड यहाँ पे अंडमान सी सिचुएटेड है। ये निकोबार आइलैंड है। यहाँ सोम्बेरो चैनल है जो कि सोम्बेरो चैनल सेपरेट करता है निकोबार आइलैंड को लिटिल निकोबार से। देन यहाँ पे ग्रेट निकोबार आइलैंड की लोकेशन है। यहाँ पे कैम्बल बे प्रेजेंट है जहाँ पे INS बाज की लोकेशन है, एक नेवल एयर स्टेशन है जैसे कि हमने पढ़ा ही था। और यहाँ एक 6 डिग्री चैनल भी है जो कि सेपरेट करती है जो बंदा एक जो आइलैंड है इंडोनेशिया का, उसको ग्रेट निकोबार से सेपरेट करती है ग्रेट चैनल, जिसको 6 डिग्री चैनल भी बोलते हैं। सो हमने ये पढ़ लिया है। अब हम डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर को पढ़ेंगे 2020। डिफेंस मिनिस्ट्री ने अनवेल करा है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर को 2020 के लिए। इसको पहले बोलते थे डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। सो हम स्टार्ट करते हैं। इस पॉलिसी के साइलेंट फीचर्स क्या होंगे। ये डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है, ये अलाइन करा जा रहा है जो गवर्नमेंट का विज़न है आत्मनिर्भर भारत को लेके। और ये एक इनिशिएटिव है ताकि हम एम्पावर कर सके अपनी इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री को मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। और इसका अल्टीमेट एम है कि वह टर्न करे इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में। ये एम करता है ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए ताकि सिंप्लीफिकेशन हो सके, डेलीगेशन हो सके, टाइमलाइन को रिड्यूस कर सकें और इस प्रोसेस को इंडस्ट्री फ्रेंडली बनाने के लिए। ये इफ़ेक्ट में आया था 1 अक्टूबर 2020 और इसने सुपरसीड करा था डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को 2016 की। जो फर्स्ट डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है वह हुआ था 2002 में और इसको पीरियोडिकली रिवाइज़ करा जा रहा है और ताकि हम इम्पेटस प्रोवाइड कर सके ग्रोइंग जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है। जो 2019 में जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने कॉन्स्टिट्यूट करी थी एक कमेटी जो कि अपूर्व चंद्र के अंदर हुई थी ताकि वह डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर को बना सके, प्रिपेयर कर सके। डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर है यह टाइमली एक्विजिशन करता है मिलिट्री इक्विपमेंट की, सिस्टम की, प्लेटफॉर्म की जो कि रिक्वायर करी जाती है आर्म फोर्सेस के द्वारा। और ये परफॉर्मेंस के अनुसार करता है, कैपेबिलिटीज़ के अनुसार करता है, क्वालिटी स्टैंडर्ड के अनुसार करता है ताकि हम अपनी जो बजट का है वो उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर हैं वह सभी प्रकार के कैपिटल एक्विजिशन को कवर करता है अदर देन वर्क एंड लैंड जो कि करे जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, सर्विस हेडक्वार्टर के द्वारा। ये सभी इंडिजिनियस सोर्सेज के थ्रू होते हैं और इम्पोर्ट और इसमें मेडिकल इक्विपमेंट इंक्लूड नहीं होते हैं। की पॉइंट्स देख लेते हैं इस पॉलिसी से रिलेटेड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं की पॉइंट्स इस पॉलिसी से रिलेटेड। ऑफसेट पॉलिसी को रिवाइज़ कर दिया गया है। ऑफसेट देख लेते हैं। ऑफसेट पॉलिसी में जो फॉरेन डिफेंस एंटिटीज़ हैं उनके लिए मैंडेटेड कर दिया गया है कि वह अपना जो स्पेंड करती है उसका 30% जो उनका टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वह प्रोक्योरमेंट के थ्रू करें और वह ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजीज़ और सेटिंग अप ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ के थ्रू करें। ये कंडीशन सभी कॉन्ट्रैक्ट के लिए हैं जो कि 2000 करोड़ से ऊपर के होंगे। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि हम अपनी डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव कर सकें। फिर ये नोटिफाई कर सकते जो लिस्ट ऑफ वेपन्स हैं जो कि बैन है इंपोर्ट करने के लिए। इंडिजाइनेशन हो सके इंपॉर्टेंट स्पेस का, जैसे कि न्यू कैटेगरी ऑफ बाइक, ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया,
रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, रिजर्वेशन इन कैटेगरीज फॉर द इंडियन वेंडर्स, और अदर प्रपोज मेजर भी हैं जैसे कि सेल सपोर्ट कर सके जो कैपिटल एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट है, हायर इंडिजिनस कंटेंट है एक्विजिशन में, और इंसेंटिव कर सके लोकल मटेरियल को, सॉफ्टवेयर को एम्फसाइज कर सके, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट को अंडर ऑफसेट, टाइमली बाउंडेड डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर हो सके, लीज कर सके, इंट्रोड्यूस कर सके न्यू कैटेगरी फॉर एक्विजिशन इन एग्जिस्टेंट टू बाय एंड मेक कैटेगरी, टू सब्सटीट्यूट कर सके ह्यूज इनिशियल कैपिटल आउटले को, पीरियोडिकल रेंटल पेमेंट हो इसमें, और ये यूज़फुल हो सकता है मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए जो कि यूज़ नहीं करे जाते एक्चुअल वॉरफेयर में, लाइक ट्रांसपोर्ट फ्लीट, ट्रेनर्स, सिमुलेटर्स अमॉन्ग अदर। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के लिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये एनहेंस करने के लिए होता है इंडिजिनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ को प्राइवेट सेक्टर के यूज़ के साथ और एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्शन बेस है उसके साथ। जो ओवरऑल इन्हेंसमेंट है इंडिजिनियस कॉन्टेक्ट में उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर था और डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर था इसको देख लेते हैं। इसमें जो मिनिमम लिमिट थी बाय करने की वह 40% थी जो इंडियन से के द्वारा बनाया गया है, और इसमें मिनिमम 50% है, और बाय जो इंडियन से करा जाएगा वो होगा 40% मिनिमम, और जो इंडिजीनियस डिज़ाइन है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर में वह मिनिमम 50% होगा, और अदरवाइज 60% भी हो सकता है। बाय एंड मेक जो इंडियन के द्वारा किया जाएगा मिनिमम 50% जो प्रोक्यूरमेंट होएगी डीपीपी में वह 50% रखी गई थी, और डीएपी में भी ये 50% रखी गई थी। और जो बाय ग्लोबल मैन्युफैक्चर जो इंडिया में है उनसे वह उसमें कोई भी लिमिट नहीं थी, परंतु जो डीएपी थी उसमें लिमिट मिनिमम 50% रखी गई थी, और जो ग्लोबली था जो बाय करने की जो हमारी प्रोक्यूरमेंट थी उसमें भी कोई लिमिट नहीं थी डीपीपी 2016 में, और ये 30% रख दी गई थी इंडियन वेंडर्स के लिए जो 2020 का जो डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर था उसमें। सो अब हम ये कंक्लूड कर लिए हमने टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच।